अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के KMU के 2021 के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने MCQs को स्टार्ट करें, इसको समझना शुरू करें, तमाम आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है, कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज़ नॉट डैश इन टोन। हमारे साथ जो एकेडमिक राइटिंग होती है तो ये कौन से टोन में नहीं होती, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो इसकी टोन कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ज़ाहिरी बात है, जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो एकेडमिक राइटिंग जो है ये हमारे साथ क्या होती है, ऑफिशियल राइटिंग होती है, जो कि हमें किसी ख़ास स्पेसिफिक मकसद के लिए करनी होती है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी जगह पर काम करते हैं, वेल डेवलप्ड जगह पर आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पर हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है तो वो क्या होती है, फॉर्मल होती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो बेतकल्लुफ़ी वाली लैंग्वेज होती है उसको यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। मतलब यह है कि कन्वर्सेशनल राइटिंग या कन्वर्सेशनल टोन जो है हम एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में आपने फॉर्मल टोन को यूज़ करना होता है। इसके बाद MCQs नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 2 में कहते हैं कि पाकिस्तान रैप अप इंग्लैंड रिमेनिंग विकेट्स फॉर ओनली 35 रन्स। रैप अप मींस, अब रैप अप का क्या मतलब है, कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के जो बाकी तमाम विकेट्स है उसको जो है 35 रन्स पर ही क्या कर दिए, रैप अप कर दिए। तो रैप अप का क्या मतलब है, रैप अप का मतलब ये है कि बाकी जो रिमेनिंग विकेट्स थी वो भी ले लिए है, उसको आउट कर दिए, जो प्लेयर्स थे उनको क्या कर दिया, 35 रन्स पर ही सारों को डेर कर दिया पाकिस्तान ने ख्वाब में, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा, टुक, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में आपके लिए जो है वोकेबलरी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकेबलरी से मुराद ये है अल्फाज मायनी, मतलब अल्फाज के जो मायनी होते हैं उसका आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपको वोकेबलरी आएंगी तो हर चीज़ को समझना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप लोगों का अभी पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अगर आप इस पर थोड़ी सी फोकस करें, इस पर थोड़ा सा काम करें, तो इंशाल्लाह जब आप 4th सेमेस्टर को पहुंचेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी। और फिर फॉरेन कंट्रीज़ भी आप लोगों ने जाना है, NCLEX देना है, MOH देना है, DHA देनी है, ठीक है। तो ये सारे जो है आप तभी दे सकते हैं जब आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी बहुत जो है अच्छी हो, सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट आता है MCQs नंबर 2 में। MCQs 3 में कहते हैं कि इफ़ अ फ्रेंड हेल्प यू थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम यू शुड आल्सो हेल्प हिम थ्रू हिज डिफ़िकल्ट टाइम। द सेंटेंस इज़ अबाउट, कहते हैं कि अगर एक दोस्त आपके मुश्किल वक्त में काम आता है, आपकी मदद करता है, तो आपको भी जो है उसके मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। तो ये जो जुमला यहाँ पर, इस जुमले में जो बात की जा रही है, तो ये किस चीज़ के हवाले से बात की जा रही है, म्यूचुअल हेल्प के बारे में, डिफ़िकल्ट टाइम के हवाले से, रिलेटिव्स के हवाले से, या नन ऑफ दीज। तो ज़ाहिरी बात है इसमें म्यूचुअल हेल्प के हवाले से जो है बात की जा रही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे दोस्त जो है मुश्किल वक्त में क्या होते हैं, परेशान है, तो हमें उनके साथ मिलकर उनकी जो परेशानी है
उसको दूर करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा, म्यूचुअल हेल्प। ठीक है। MCQ 4 में कहते हैं कि अ समरी इज ऑलवेज मच देश देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। हमारे साथ जो समरी होती है, समरी कैसे कहते हैं हम, समरी जो है हम खुलासा को कहते हैं। ठीक है, खुलासा सही है। एक बड़ा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, उस पैराग्राफ में जो बुनियादी बातें होती है उसको जब हम 2-3 अल्फाज में या 2-3 सेंटेंस में उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके पेश करते हैं, तो इसको हम समरी कहते हैं। ठीक है। सो समरी जो है ये हमेशा हमारे साथ ओरिजिनल टेक्स्ट से क्या होती है, शॉर्टर होती है। ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सही है। MCQ 5 में कहते हैं कि डिवाइडिंग सेंटेंसेस इनटू डैश मेक्स पैराफ्रेजिंग इजियर। कहते हैं कि अगर आप सेंटेंसेस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डैश में, तो इससे आपके लिए वो पैराग्राफ को पैराफ्रेज करना वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सेंटेंस को हम किस में डिवाइड करेंगे जिससे हमारे लिए पैराफ्रेजिंग करना जो है वो आसान हो जाए, तशरीह करना आसान हो जाए। तो सेंटेंस को हम क्लॉसेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे, तो फिर उसकी पैराफ्रेजिंग करना, उसकी तशरीह करना हमारे लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है। MCQ 6 में कहते हैं कि आई कुड नॉट गो आउट लास्ट नाइट डैश आई वॉज टू बिजी। कहते हैं कि लास्ट नाइट जो है मैं बाहर नहीं जा सका, डैश आई वॉज टू बिजी। डैश की जगह हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, डैश की जगह हमारे साथ बिकॉज वर्ड आएगा। ठीक है, ये अब हमारे साथ एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, एक हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। मेरे ख्याल में 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपाउंड सेंटेंस यूज हुआ है, बिकॉज जो है ये 2 सेंटेंसेस को क्या कर रही है, मिला रही है और इसका जो मीनिंग है उसको कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं कल पिछले रात जो है बाहर नहीं जा सका, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा मुझ पर लोड था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो हेल्पिंग वर्ड आएगा बिकॉज आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को इंग्लिश की समझ आती हो तो इस तरह के MCQs आप फिर आसानी से खुद ब खुद हल कर सकते हैं। MCQ 7 में कहते हैं देयर आर डैश टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग। हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग के कितने टाइप्स है, 1 टाइप है, 2 टाइप है, बहुत सारे हैं या कोई भी नहीं है। तो हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग के बहुत सारे टाइप है, नीचे मैंने दिया भी हुआ है। डिस्क्रिप्टिव हो गई, एनालिटिकल हो गई, परसुएटिव हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, मेनी टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। 8 में कहते हैं कि योर रेफरेंसेस शुड बिगिन ऑन अ डैश पेज सेपरेट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द एसे। ठीक है, कहते हैं कि आप जो रेफरेंसेस देते हैं, मुख्तलिफ हवाले देते हैं, ठीक है, तो वो जो रेफरेंसेस होते हैं वो डैश पेज पर जो है होने चाहिए, जो कि आपके एसे के जो टेक्स्ट है उससे अलग होती हैं। तो जाहिर बात है वो न्यू पेज पर होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग रूल को यूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक आपकी जो रेफरेंसेस है, ठीक है, आपने जो हवाले दिए हैं जिन सोर्सेज से, तो वो रेफरेंसेस जो है न्यू पेज पर होने चाहिए। ठीक है। MCQ 9 में कहते हैं द क्लाइमेट ऑफ मरी इज प्लेजेंट इन समर डैश मेनी टूरिस्ट विजिट दिस सिटी इन समर। कहते हैं कि मरी का जो मौसम होता है तो वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है। प्लेजेंट से मुराद खुशगवार होता है। फिर कहते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो गर्मियों में इस इलाके के, इस शहर का विजिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ डैश में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे साथ डैश में देयर फॉर आएगा। ठीक है, देयर फॉर मेनी टूरिस्ट विजिट दिस सिटी इन समर।
MCQs 10 में कहते हैं रेफरेंस लिस्ट इज आल्सो डैश लाइक द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। कहते हैं कि हमारे साथ जो रेफरेंस लिस्ट होती है तो वो बाकी जो टेक्स्ट होता है उसकी तरह होता है या नहीं। ठीक है, तो सिंगल स्पेस में हम उसको करते हैं, डबल स्पेस में हम उसको करते हैं, या बोथ ए बी या नन ऑफ दीज। तो हमारे साथ जो रेफरेंस लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, अगर आप APA या MLA स्टाइल को देखें तो APA और MLA स्टाइल में हम ज़्यादातर डबल स्पेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रेफरेंस लिस्ट के लिए। ठीक है, तो डबल इज आल्सो डबल स्पेस लाइक द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास आएगा। MCQs 11 में कहते हैं कि टू मेक अ समरी यू शुड रीड द आर्टिकल मोर देन डैश। कहते हैं कि जब आप किसी चीज़, किसी पैराग्राफ का खुलासा पेश करते हैं, ठीक है, तो खुलासा पेश करने के लिए आपको वो आर्टिकल जो है डैश टाइम जो है रीड करना होगा। एक दफ़ा रीड करना होगा, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना रीड करना होगा, ज़रूरत के मुताबिक रीड करना होगा, या एक से ज़्यादा दफ़ा उसको रीड करना होगा। ज़ाहिरी बात है इतने काबिल तो हम हैं नहीं कि एक ही रीड करने से ही हमें उसकी समझ आ जाए। तो किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी आर्टिकल को समराइज करने के लिए उस आर्टिकल को हमने एक से ज़्यादा टाइम रीड आउट करना होगा ताकि उसकी समझ हमें आ जाए, ताकि उसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम कैच करें और उसके मुताबिक फिर हम अपनी समरी में वो मेन पॉइंट्स को मेंशन करें। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, मल्टीपल रीडिंग इंश्योर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कि अगर आप बार बार एक चीज़ को पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि वो जो पैराग्राफ है वो उसको आप आसानी से समझ लेते हैं, उसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है, तो फिर आप उसका खुलासा भी बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। MCQs 12 में कहते हैं कि द पॉलिटिशियन worded his reply very carefully। worded मीन यहाँ पर फिर वोकैबुलरी आई है। ठीक है, कहते हैं कि जो सियासतदान है उसने बहुत वर्डेडली जो है क्या किया, रिप्लाई दिया। ठीक है, केयरफुली दूसरे लोगों को क्या किया, जवाब दिया। तो वर्डेड से क्या मुराद है, वर्डेड किसे कहते हैं, वर्डेड का मतलब क्या है, वर्डेड का मतलब ये है कि यूज सूटेबल वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए सियासतदान ने लोगों के सवालात के जवाबात का क्या किया, बहुत सूटेबल अल्फाज, मुनासिब अल्फाज को यूज़ करते हुए उनको जवाब दिए। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, सही आएगा। MCQs 13 में कहते हैं कि अ कंक्लूडिंग सेंटेंस डैश द आर्गुमेंट इन अ पैराग्राफ। हमारे साथ जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है तो वो पैराग्राफ में जो आर्गुमेंट्स मौजूद होते हैं तो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको वाइंड अप करता है, या उसको मल्टीप्लाई करता है, या नॉन ऑफ दीज। तो जाहिर बात है हमारे साथ जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस से मुराद ये है कि वो जुमला जिसमें हम अपनी जो डिसीजंस होते हैं या जो फैसला होता है या जो हतमी बात होती है उसको हम क्या करते हैं, पेश करते हैं, तो इसको कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में मौजूद जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। MCQs 14 में कहते हैं कि मल्टीपल पेजेस इन टेक्स्ट साइटेशन आर रिटन लाइक। हमारे साथ इन टेक्स्ट साइटेशन में जो मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, सॉरी, हमारे साथ जो इन टेक्स्ट साइटेशन में जो मल्टीपल पेजेस होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कैसे राइट करते हैं, रिटन लाइक कैसे राइट करते हैं। सो ऑप्शन ए दिया गया है 100 फिर कॉमा 100, 101 फिर कॉमा 104। ऑप्शन बी में दिया गया है 101 प्लस 104, या ऑप्शन सी में दिया गया है 101 to 104। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, करेक्ट आएगा। मतलब 101 से लेकर 104 तक क्या है हमारे साथ
पेजेस मौजूद है। सही है। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब ये है, इन टेक्स्ट साइटेशन से मुराद ये है कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान आप क्या करते हैं, हवाला देते हैं और उसमें आप मेंशन करते हैं कि ये बात जो है इस पेज नंबर में हुई है, इस पेज नंबर में हुई है। तो 101 से लेकर 104 तक का जो पेज है, इन दो पेजेस के दरमियान में ये बात जो है मेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। MCQ 15 में कहते हैं कि माई फ्रेंड इज अ सिंगर, ही इज इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। मेरा दोस्त जो है वो क्या है, वो सिंगर है, वो जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट से मुराद ज़हीन है, डैश हार्ड वर्किंग। ठीक है, सो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, वर्ड सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर डैश में आपने सोचना है कि ही इज़ इंटेलिजेंट डैश मतलब और हार्ड वर्किंग, या ही इज़ इंटेलिजेंट बिकॉज हार्ड वर्किंग, ही इज़ इंटेलिजेंट सो हार्ड वर्किंग, या ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डी आता है, एंड जो है ये मुनासिब आता है यहाँ पर। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो क्या है, ज़हीन भी है और सख्त मेहनती भी है, बहुत मेहनत करने वाला भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही आएगा। MCQ 16 में कहते हैं कि वेल कैपिटलाइजिंग ए टाइटल, वेल कैपिटलाइजिंग टाइटल कैपिटलाइज डैश वर्ड इन अ हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड। हम जब टाइटल को कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ जो कंपाउंड वर्ड में जो हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड होते हैं तो उसमें और क्या कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, सो कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड या सेकेंड वर्ड या बोथ या नन ऑफ दीज। तो जाहिरी बात है हमारे पास जब हम टाइटल मेंशन करते हैं तो टाइटल में हमारे पास दोनों वर्ड जो है 21 वर्ड्स, फॉर एग्जांपल 21 वर्ड्स है, ये 21 जो है ये हमारे साथ एक कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान में हाइफन है। ठीक है, हाइफन मतलब ये डैश है, तो ये हमारे साथ कंपाउंड वर्ड है। तो इन कंपाउंड वर्ड का दोनों के अगर आप फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को देखें तो दोनों क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, कि हम दोनों वर्ड को कंपाउंड वर्ड में मौजूद जो दोनों वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हम कैपिटल लिखेंगे। सही है, तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। 17 में कहते हैं वेल राइटिंग अ समरी द डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी मेंटेन। कहते हैं कि जब आपने खुलासा लिखना होता है तो खुलासे लिखने के दौरान जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है तो उसका डैश आपने मेंटेन रखना होता है। क्या मेंटेन रखना होता है, ऑर्डर, लैंग्वेज, सेंटेंस या नन ऑफ दीज। तो उसका जो ऑर्डर है वो आपने क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 18 में कहते हैं इन एकेडमिक राइटिंग डैश शुड बी अवॉइडेड। एकेडमिक राइटिंग में आपने किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ से जो है आपने दूर रहना है। इनफॉर्मल लैंग्वेज से आपने दूर रहना है। ठीक है, एरिकाइक वर्ड से जो है आपने दूर रहना है। स्लैंग वर्ड से आपने स्लैंग से आपने दूर रहना है। ठीक है, और इसी तरह से इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों वर्ड से जो है आपने क्या करना है, दूर रहना है। इन ये तीनों काम आपने एकेडमिक राइटिंग के दौरान नहीं करनी। 19 में कहते हैं कि अ समरी इज़ नॉर्मली डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। समरी जो है ये हमारे साथ ओरिजिनल टेक्स्ट का क्या होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट के हाफ के बराबर होता है, मतलब 1/3 के बराबर होता है, इक्वल होता है या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, MCQ 20 में कहते हैं कि many people will come to the meeting, many people will come to the meeting dash the speaker is well known। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो मीटिंग के लिए आएंगे। the speaker is well known dash the speaker is well known। तो यहाँ पर dash की जगह क्या आएगा, because the speaker is well known। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये इंडिकेटिंग रीज़न, ये आपको रीज़न जो है इंडिकेट कर रहा है कि लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग उनको जानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लोग उनके लिए
आ रहे हैं। तो बिकॉज द स्पीकर इज वेल नोन, स्पीकर जो है वो जाना पहचाना है। 21 में कहते हैं इफ द टाइटल ऑफ द वर्क इज इटलाइज, ठीक है, इन योर रेफरेंस लिस्ट डैश इट एंड यूज टाइटल केस कैपिटलाइजेशन इन द टेक्स्ट। कहते हैं कि अगर आपके पास रेफरेंस लिस्ट में जो टाइटल है ठीक है, टाइटल है वो जो है इटलाइज्ड है, ठीक है, इटलाइज्ड है, ठीक है, इटलाइज फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो फिर आपने क्या करना होगा, इटलाइज इट, इसको जो है इटलाइज इट एंड यूज टाइटल केस कैपिटलाइजेशन इन द टेक्स्ट। तो उसको आपने फिर क्या करना है, दोबारा से इटलाइज करना है, उसको इटलाइज ही आपने क्या करना है, रखना है, और यूज द टाइटल केस कैपिटलाइजेशन इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास सही आएगा। फिर MCQs 22 में कहते हैं कि ऑल सोर्सेज साइटेड इन द टेक्स्ट मस्ट अपीयर इन द डैश एट द एंड ऑफ द पेपर। जितने भी सोर्सेज से आपने टेक्स्ट में क्या किए होते हैं, हवाले दिए होते हैं, ठीक है, तो वो जो है पेपर के एंड में क्या होना चाहिए, पेपर के एंड में उसको हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन उसकी करेंगे, टेबल ऑफ द कंटेंट में उसको मेंशन करेंगे, एक्नॉलेजमेंट करेंगे, या रेफरेंस लिस्ट उसकी बनाएंगे। तो रेफरेंस लिस्ट जो है वो हमारे साथ पेपर के एंड में होगा, ठीक है। तो उसमें वो तमाम सोर्सेज मेंशन करेंगे कि ये बातें हमने इन जगहों से ली थी, ठीक है। अच्छा जी, 23 I phoned him dash, he said he could not come because he was busy। I phoned him dash, तो यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा, बट ही सेड ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज बिजी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ये हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है, सॉरी ये हमारे साथ कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब वो वर्ड जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाती है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, सही है। फिर MCQ 24 में कहते हैं कि चिल्ड्रन लाइक दीज पिल्स because they are coated with sugar। the word coated mean, कहते हैं कि बच्चे जो है इन पिल्स को खाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे जो है शुगर की कोटिंग की गई है। तो वर्ड कोटिंग से क्या मुराद है, फिर वोकैबुलरी यहाँ पर आई है, कोटिंग से मुराद कवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। 25 में कहते हैं इन रेफरेंस लिस्ट ओनली द डैश वर्ड ऑफ द टाइटल विल बी कैपिटलाइज। हमारे साथ जो रेफरेंस लिस्ट होता है तो रेफरेंस लिस्ट में हमारे साथ कौन सा वर्ड कैपिटलाइज होगा, फर्स्ट वर्ड, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट वर्ड जो है APA स्टाइल या MLA स्टाइल के मुताबिक अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारे साथ क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 में कहते हैं द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन अ थीसिस एंड डिसर्टेशन इज दैट ऑफ। हमारे साथ थीसिस और डिसर्टेशन के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, जो बुनियादी फर्क है, वो क्या है, फ़ॉन्ट साइज का है, लेंथ का है, फॉर्मेट का है या नन ऑफ दीज। तो लेंथ जो असल डिफरेंस हमें नज़र आता है थीसिस और डिसर्टेशन के दरमियान में, तो वो उसका लेंथ होता है, ठीक है। डिसर्टेशन जो है ये हमारे साथ लॉन्गर होती है, इसका लेंथ जो है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 में कहते हैं कि अ पैराफ्रेज will usually be approximately the dash length as the original source text। हमारे साथ जो पैराफ्रेज होगा तो ये ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट के डैश लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो किस लेंथ के बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ये हमारे साथ पैराफ्रेज रिटेन लेंथ बट रिवर्ड, ठीक है। पैराफ्रेज जो है ये लेंथ में सेम हो सकता है, लेकिन हमने जो वर्ड होते हैं उसको रिन्यू किए होते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज में उसको हमने पेश किया होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 28 में कहते हैं कि द फर्स्ट cornered the rat and then caught it। the word cornered means, कहते हैं कि they first cornered the rat, उन्होंने सबसे पहले रेट को क्या किया, कॉर्न किया, और then caught
कॉट इट, ठीक है, फिर उसको कॉट किया, कॉट मतलब पकड़ा। द वर्ड कॉर्नर्ड मीन्स, कॉर्नर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, सो कॉर्नर्ड का मतलब कॉट है, थ्रू है, ब्लॉक्ड इट इन अ कॉर्नर या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आएगा, ब्लॉक्ड इट इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में उसको क्या किया, ब्लॉक किया ताकि वो इधर उधर ना जाए। ऑप्शन सी करेक्ट। टू ट्रिप और कन्फाइन इन अ कॉर्नर, ठीक है। MCQs 29 में कहते हैं कि इफ देयर इज नो पेज नंबर फॉर कोटेड मटेरियल रेफरेंस अनदर लॉजिकल आइडेंटिफायर लाइक, कहते हैं कि अगर हमारे साथ जो कोडेड मटेरियल है उसके लिए कोई पेज नंबर नहीं है, ठीक है, तो रेफरेंस अनदर लॉजिकल आइडेंटिफायर लाइक, तो दूसरे लॉजिकल आइडेंटिफायर की तरह जो है हम उनको रेफरेंस देंगे, लाइक कैसे, पैराग्राफ की तरह, चैप्टर नंबर देंगे या सेक्शन नंबर देंगे या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम जो है ऑप्शन डी, मतलब इनमें से कोई भी हम दे सकते हैं, ऑप्शन डी हमारे साथ क्या है, करेक्ट है, ठीक है। 30 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग प्रोब्स डैश टू अंडरस्टैंड द मैसेज, एनालिटिकल रीडिंग जो है क्या प्रोब करती हैं, मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, मोर डीपली करती हैं, मोर शॉर्टली करती हैं या बोथ ए बी। तो एनालिटिकल रीडिंग जो है मोर डीपली क्या करती है, चीज़ों को एनालिटिकल रीडिंग में हम चीज़ों को ज़्यादा डीपली क्या करते हैं, देखते हैं ताकि उस मैसेज को सही तरह से हम समझे। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आएगा, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस के जरिए हम एनालिटिकल रीडिंग करते हैं। 31 में कहते हैं कि देयर इज टू मच डैश इन द मूवी, मूवी में हमारे साथ बहुत ज़्यादा डैश था, ठीक है, क्या था, वायलेंट था, वायलेंस था या बोथ ए बी। तो मूवी जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस था, ठीक है, मूवी में। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। देखिए ये MCQs में आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स की समझ आए, ठीक है, वरना इसको याद करना आसान है लेकिन इसको समझना मुश्किल है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये MCQs यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से इसको गौर से सुने, हर एक सेंटेंस के स्टेटमेंट को गौर से देखें कि वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो आपसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। जब आपको स्टेटमेंट की समझ आएंगी तो आंसर पर देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए आप लोग काइंडली गौर से सुना करें, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो काइंडली चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनको भी फ़ायदा पहुँचे। 32 में कहते हैं कि वन वे टू रीड एनालिटिकली इज टू डैश द टेक्स्ट फर्स्ट देन रिटर्न फॉर डीपर रीडिंग। कहते हैं कि एनालिटिकल रीडिंग का एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले टेक्स्ट को डैश करें और फिर उसके बाद दोबारा से उसकी डीपर रीडिंग करें, ठीक है। सो डैश में हमारे साथ क्या आएगा, फिक्स, स्किम, राइट या नॉन ऑफ दीज। तो पहले आप एनालिटिकल रीडिंग की आप क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग क्या करती है, स्किमिंग ये एक ऐसा टेक्निक है रीडिंग का जो कि आपको क्या करती है, उस रीडिंग में जो बातें हो रही होती है उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देती हैं कि ये किस चीज़ के हवाले से ये बातें हो रही है। तो पहले अगर आप रीडिंग करते हैं एनालिटिकली तो पहले आप स्किमिंग के ज़रिए रीडिंग करें, फिर उसके बाद दोबारा से जब आप रीड करेंगे तो जब आप डीप रीडिंग करेंगे तो समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके पास सही है। 33 में कहते हैं द पर्पस ऑफ अ परसुएसिव पैराग्राफ इज टू डैश द रीडर टू एग्री, ठीक है। परसुएसिव पैराग्राफ का मकसद क्या होता है, ठीक है, कन्विंस द रीडर टू एग्री, ऑब्जेक्ट द रीडर टू एग्री, इनवाइट द रीडर टू एग्री या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए आता है। परसुएटिव या परसुएसिव पैराग्राफ का मकसद ये होता है कि आपके जो रीडर है आपने अपने रीडर को अपने साथ क्या करना है, एग्री करना है। उसके लिए जब आप उसको कन्विंस करते हैं तो कन्विंस करने के लिए आपने परसुएसिव पैराग्राफ को क्या करना होता है, लिखना होता है। MCQs 34 में कहते हैं वन ऑफ हिज फॉल्ट इज दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ हिज वर्क।
उसमें से एक गलती या उसमें से एक मसला ये भी है कि वो अपने काम के साथ देश को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज्ड या नन ऑफ दीज। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। कहते हैं कि उसमें एक मसला ये भी है कि वो अपने वक्त अपने काम पर किसी किस्म की क्रिटिसिज्म को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, ठीक है। अगर आप किसी के काम पर क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म से मुराद ये है कि तनकीद करते हैं उस पर, ठीक है, तो इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 35 में कहते हैं कि लेटर्स PP आर यूज फॉर डैश इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन में जो लेटर्स PP डबल P यूज होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ मोर देन वन पेज है, एक से ज्यादा पेजेस है हमारे साथ। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, सही है। MCQ 36 में कहता है इन फॉर्मल टोन चूज डैश लैंग्वेज। फॉर्मल टोन में आपने कौन सा लैंग्वेज चूज करना होता है, स्पोकन लैंग्वेज, प्रिसाइज, रफ या नॉन ऑफ दीज। तो आपने प्रिसाइज लैंग्वेज को यूज करना होता है, ठीक है। मतलब यह है अल्फाज का चुनाव जिसमें ठीक हो, ठीक है। इसी तरह से जो अल्फाज आप यूज कर रहे हो वो उस सिचुएशन के मुताबिक हो, किसी किस्म की बेतकल्लुफी उसमें ना हो, ठीक है। तो प्रिसाइज लैंग्वेज को आपने यूज करना है। 37 में कहते हैं जियाज डैश टू हिज ग्रैंडफादर इन, अच्छा जी, जियाज डैश टू हिज ग्रैंडफादर इज अनकैनी, ठीक है। जियाज डैश टू हिज ग्रैंडफादर इज अनकैनी, रिजेंबल या रिजेंबल्ड या रिजेंबलेंस या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आएगा, रिजेंबलेंस। मतलब जिया जो है वो अपने ग्रैंडफादर की तरह थोड़े बहुत क्या करते हैं, मुशाबहत रखते हैं। 38 में कहते हैं टाइटल ऑफ अ बुक, title of a dash book can help you understand its content। टाइटल ऑफ अ डैश बुक, ठीक है, किसी भी बुक का जो टाइटल है वो आपको उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद होता है उसको समझने में मदद देती है। तो टाइटल ऑफ अ डैश बुक मतलब फिक्शनल बुक, साइंटिफिक बुक या बोथ ए बी। तो इसमें हमारे साथ सी आएगा, बोथ ए बी, चाहे फिक्शनल हो, ठीक है, या साइंटिफिक हो। तो उसका जो टाइटल है वो आपको उसके अंदर मौजूद जो मवाद होता है उसको समझने में मदद देती है। 39 में कहते हैं वी चॉक्ड द नेम ऑन द वॉल। चॉक्ड मीन, चॉक्ड का क्या मतलब है, रोट, मेड, मैन्युफैक्चर्ड या नन ऑफ दिस। तो रोट मतलब ये है कि हमने दीवार पर क्या किया, नाम लिखा। तो चॉक्ड का मतलब ये है कि नाम लिखना, ठीक है, लिखना। रोट ऑप्शन ए आपके पास, टू राइट विथ चॉक, चॉक के साथ नाम लिखा। 40 The purpose of an expository paragraph is to dash something। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ का जो मकसद होता है तो वो क्या होता है, डिस्क्राइब करना, नरेट करना, एक्सप्लेन करे या नन ऑफ दिस। तो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ का पर्पस जो है वो एक्सप्लेन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ यूज़ करते हैं। देयर आर डैश गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन द कैपिटल। अच्छा जी, कहते हैं कि हमारे साथ जो देश गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है कैपिटल में जो है, मतलब जो दारुल खिलाफा है वहाँ पर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास आएगा, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, मतलब गवर्नमेंट के जो अपोजिट है, ठीक है, अपोजिशन है उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास आएगा। 42 में कहते हैं कि आई हर्ड अ नॉइस डैश केम फ्रॉम माई बॉस ऑफिस। आई हर्ड अ नॉइस विच केम फ्रॉम माई बॉस ऑफिस। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, सही है। MCQ 43 में कहते हैं मैनी एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड डैश साइटेशन। ज़्यादातर एकेडमिक राइटिंग में हमारे साथ कौन सी साइटेशन होते हैं, ओरल, सोर्स या विजुअल। तो सोर्स साइटेशन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 44 में कहते हैं फॉर इन टेक्स्ट साइटेशन यूज द ऑथर डैश नेम। इन टेक्स्ट साइटेशन में हम ऑथर का कौन सा नाम यूज करेंगे, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ सी आएगा, लास्ट नेम जो है हमने इन टेक्स्ट साइटेशन में यूज करना होता है, ठीक है।
45 में कहते हैं कि समटाइम इट्स इनसफिशेंट टू ओनली रीड अ वर्क डेज, ठीक है। कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये है ना काफ़ी होता है कि हम सिर्फ क्या करें, रीड करें। टू ओनली अ वर्क अगेन, नेवर या वंस, सही है। तो ऑप्शन सी आपके पास आएगा कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ को एक दफ़ा रीड करना जो है वो काफ़ी नहीं होता, तो ऑप्शन सी आएगा। 46 में कहते हैं जाहिद एंड जफ़र और ब्रदर्स, द डेश इज़ द एल्डर वन, ठीक है। कहते हैं जाहिद और जफ़र जो है ये दोनों भाई हैं, तो कहते हैं कि डेश इज़ द एल्डर वन, मतलब कौन एल्डर वन है, द डेश इज़ द एल्डर वन। सो द लेटर मतलब जो दूसरे नंबर पर जो नाम लिया गया है जफ़र, ये क्या है, एल्डर वन है, ठीक है। एल्डर मतलब बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आएगा, द लेटर इज़ द एल्डर वन, ठीक है। द लेटर मतलब जफ़र जो है ये क्या है, एल्डर है, बड़ा है। 47 में कहते हैं द टॉपिक सेंटेंस इज ऑफन बेस्ट प्लेस एट द डेश। टॉपिक सेंटेंस जो है ये हमारे साथ जो पैराग्राफ होता है उसमें कहाँ पर ये सूटेबल होता है, मिडल में, बिगनिंग में, एंड में या नन ऑफ दिस। तो ये हमारे साथ बिगनिंग में मतलब शुरुआत में जो है बेस्ट होता है, ठीक है। जो टॉपिक सेंटेंस होता है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। 48 में कहते हैं द पर्पज ऑफ अ डेश पैराग्राफ इज टू टेल अ स्टोरी। कौन से पैराग्राफ का मकसद जो है स्टोरी बताना होता है, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव या नरेटिव। तो ऑप्शन डी हमारे साथ क्या है, नरेटिव। नरेटिव हमारे साथ करेक्ट आएगा। नरेटिव पैराग्राफ का हम इसलिए मेंशन करते हैं या इसलिए लिखते हैं ताकि हम क्या करें, स्टोरी बताए, ठीक है। स्टोरी के बारे में हम बात करने के लिए नरेटिव पैराग्राफ क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई डिड नॉट फाइंड द बुक ऑन माई टेबल, डेश समवन टुक इट। मैंने अपने टेबल पर जो किताब है उसको नहीं पाया, डेश समवन टुक इट। डेश की जगह क्या आएगा, बिकॉज एंड सो। तो इसमें हमारे साथ क्या आएगा, सो समवन, क्योंकि मैंने अपने टेबल पर बुक को नहीं पाया तो इसका मतलब ये है कि कोई उसको उठा के ले गया है। सो समवन टुक इट, तो किसी ने उसको उठाया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 50 में कहते हैं इन्फेरेंस इज रीडिंग डेश द लाइन। इन्फेरेंस इज रीडिंग डेश द लाइन, तो डेश में क्या आएगा, बिटवीन द लाइन। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। 51 में कहते हैं द बॉलर कैप्चर्ड 5 विकेट फॉर 35 रन्स। कैप्चर्ड मीन, कैप्चर का मतलब क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, टुक, सही है। तो टुक से मुराद लेना, हासिल करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 52 में कहते हैं अ पैराग्राफ इज अ सब डिवीजन ऑफ अ डेश कंपोजिशन, ठीक है। पैराग्राफ जो है ये हमारे साथ किस चीज़ की सब डिवीजन होती है, रिटन, स्पोकन, ओरल या नन ऑफ दिस। तो हमारे साथ क्या है, रिटन है। पैराग्राफ इज अ सब डिवीजन ऑफ रिटन कंपोजिशन, ठीक है, ऑप्शन ए। 53 द क्रिकेट पिच वाज अ स्पिनर पैराडाइज, इट फेवर्ड डेश बॉलर, ठीक है। स्पिनर पैराडाइज मतलब यह है कि जो पिच था तो वो स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा, ठीक है। तो इट फेवर्ड डेश बॉलर, ठीक है, स्पिनर बॉलर, ठीक है। स्पिनर बॉलर के लिए ये पिच जो है बहुत ज़्यादा करामत था, इफेक्टिव था, ऑप्शन ए आएगा। 54 में कहते हैं इट इज़ वेरी स्टफी हियर, वी शुड ईयर द रूम। ईयर मीन्स, ईयर का मतलब क्या है, ओपन विंडो एंड डोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। 55 में कहते हैं द रेफरेंस लिस्ट शुड अपीयर एट द डेश ऑफ योर पेज। तो आपके पेज के एंड पर जो है रेफरेंस लिस्ट आएगा। देखिए वही एमसीक्यू स्टार्ट में जो हमने डिस्कस किए थे, अगर उसको आप समझी हो तो यहाँ पर इसको फिर आसानी से आप मेंशन कर सकते हैं। एक ही एमसीक्यूज है जिसके स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीके से पेश किया गया है, ठीक है, 2 दफ़ा। 56 में कहते हैं द चाइल्ड डेश स्टैंडर्ड परफॉर्म अलार्म हिज पेरेंट्स।
पेरेंट, चाइल्ड की जो परफॉर्मेंस है उसने उनके वालिदैन को क्या किया है, मोहतात किया है, तो बिलो स्टैंडर्ड आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 57 में कहते हैं इन एकेडमिक राइटिंग द पर्पस ऑफ द डेश इज टू क्लीनली ब्रिंग द पेपर टू अ क्लोज, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में हमारे साथ द पर्पस ऑफ द डेश, डेश का पर्पस क्या होता है, मतलब कंक्लूजन का पर्पस ये होता है कि लोगों को मेन पॉइंट की तरफ लेके आया जाए, ऑप्शन सी आएगा सही है। 58 में कहते हैं द पेरेंथेटिकल साइटेशन शुड कम डेज द क्लोजिंग पंक्चुएशन मार्क, तो पेरेंथेटिकल साइटेशन में हमारे साथ क्या होगा, शुड कम बिफोर द क्लोजिंग पंक्चुएशन मार्क, क्लोजिंग पंक्चुएशन मार्क से पहले आएगा, ठीक है, एपीए स्टाइल और एमएलए में सही है। 59 में कहते हैं अमजद could not go with me डेश आई इनवाइटेड असलम इंस्टेड, ठीक है, अमजद जो है वो मेरे साथ नहीं जाएगा इसलिए मैंने उसकी जगह असलम को इनवाइट किया है। तो हमारे साथ देश की में क्या आएगा, सो आई इनवाइटेड असलम, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आएगा, सो आई इनवाइटेड असलम इंस्टेड, उसकी जगह मैंने असलम को दावत दी। 60 में कहते हैं द नर्स व्हील्ड द पेशेंट इनटू द ऑपरेशन रूम, व्हील्ड मीन, देखिए वोकेबलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, तो आप लोगों की वोकेबलरी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। द नर्स व्हील्ड द पेशेंट इनटू द ऑपरेशन रूम, व्हील्स मीन्स, व्हील्स का मतलब क्या है, मूव्ड इनटू अ व्हील चेयर, कैरिड या पुश या नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आएगा, मूव इन अ व्हील चेयर। लिटरल मीनिंग है ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, वाई व्हील चेयर, तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। 61 में कहते हैं अ गवर्नमेंट ड्यूटी इज टू रिकॉग्नाइज एंड यूज रिसोर्सेज टू हेल्प सिटीजन, गवर्नमेंट हुकूमत का काम ये है कि वो रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो शहरी है उन लोगों की मदद करे। द सेंटेंस इज़ अबाउट, सेंटेंस ये जुमला किस चीज़ के बारे में है, गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट ड्यूटी के बारे में या रिसोर्सेज के बारे में, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है। 62 में कहते हैं असम्बली इज रिटन इन योर डेश वर्ड, योर ओन वर्ड्स, ठीक है, आपने समरी को अपने अल्फाज में लिखना होता है। एकेडमिक राइटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज, एकेडमिक राइटिंग जो है हमारे साथ ऑर्गेनाइज होंगी लॉजिकली, इलॉजिकली या बोथ ए बी, तो लॉजिकली ये ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। 64 में कहते हैं ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिज कंट्री, प्लेड मीन, प्लेड का मतलब क्या है, प्लेड का मतलब अच्छी तरह उन्होंने क्या किया है, अपना रोल जो है प्ले किया है। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिज कंट्री, प्लेड क्रिकेट, प्ले हॉकी या पार्टिसिपेट, तो ऑप्शन सी आएगा पार्टिसिपेट, ठीक है। 65 में कहते हैं द पर्पस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज टू डेट समथिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मकसद क्या होता है, डिस्क्राइब करना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 66 में कहते हैं अ वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ डेवलप्ड अ सिंगल आइडिया एक्सप्रेस इन द डेट सेंटेंस, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ जो है एक सिंगल आइडिया को डेट सेंटेंस में एक्सप्रेस करता है, बेसिक सेंटेंस में, फर्स्ट में या टॉपिक में, तो टॉपिक में ही उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। 67 में कहते हैं एनालिटिकल रीडर्स ब्रेक अ टेक्स्ट डाउन इनटू डेश, एनालिटिकल रीडर्स जो होते हैं तो वो जो टेक्स्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं ताकि उसको समझना उनके लिए इजी हो जाए। 68 में कहते हैं वेल समराइजिंग इंश्योर यू इंक्लूड ऑल डेश इंफॉर्मेशन, जब आप खुलासा पेश कर रहे हो तो इस बात की यकीन दहानी आपने करनी है कि तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ज़रूरी वो आपने मेंशन की हो, ऑप्शन डी आएगा सही है। 69 में कहते हैं टिपिकली डेश इज सबमिटेड बाय मास्टर ग्रेजुएट्स, ऐसे पैराग्राफ, थीसिस या पैराफ्रेज, तो थीसिस जो है आपने मास्टर ग्रेड जब आप कर रहे होते हैं तो मास्टर में, एमएस में जो है एमएसएन जब आप करेंगे तो आपने फिर थीसिस को सबमिट करने होंगे। 70 में कहते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन शुड नॉट अपेयर
इन द डैश ऑफ एन इसे। न्यू इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ ऐसे कि कहाँ पर अपेयर नहीं होता, मतलब उसको हम मेंशन नहीं करते। इंट्रोडक्शन में, डिस्कशन, पैराग्राफ, कंक्लूजन या नन ऑफ दिस, तो कंक्लूजन आता है हमारे साथ ऑप्शन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका केएमयू का इंग्लिश का 2021 का इम्पोर्टेंट पेपर जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप लोगों को आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।